लोग काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इस पहली मैट्रिक्स के रो को उठा लिया, देखिए पहली मैट्रिक्स के हमने रो को ले लिया, दूसरी मैट्रिक्स के हम कॉलम को ले लेते हैं, पहले कॉलम को उठा लेते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, पहला एलिमेंट जो होता है, देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट जो होता है कॉलम का, और जो रो का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी रो का पहला एलिमेंट और कॉलम का पहला एलिमेंट क्या कर हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम प्लस का सिंबल लगाते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, रो यानी दूसरी रो का और कॉलम के दूसरे एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि R2 का मल्टीप्लाई हमने C2 के साथ कर दिया है, और इसी तरह आपका R3 जो है रो नंबर 3 का जो एलिमेंट है और कॉलम नंबर 3 का जो एलिमेंट है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है, और जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाली मैट्रिक्स जनरेट होती है उसका पहला एलिमेंट हमको कैलकुलेशन के बाद प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए पहला हमारे पास क्या हो, एलिमेंट इस तरह प्राप्त हो जाएगा, और ये पहले एलिमेंट को प्राप्त करने के लिए हमको ये कसरत करनी पड़ेगी कि पहले रो को पहले कॉलम में एवरी एलिमेंट को, जैसे R1 को C1 के साथ, R2 को C2 के साथ, R3 को C3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इस मल्टीप्लिकेशन को हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे 10 1 जा 10 तो 10 हो जाएगा, 2 20 जा 40 एंड 3 30 जा 90। तो इनको आपस में जोड़ने के बाद ये जो आपके पास ऐड आएगा यानी एडिशन आएगा, ये 140 आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ द क्या हो जाएगा, टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू आ जाएगा 140। ठीक है, अब हमारे पास क्या करते हैं कि यही प्रक्रिया हम दोहराते हैं। अब जैसे C1 है आपके पास, तो C1 को अब मल्टीप्लाई करते हैं R2 के साथ, R2 के साथ यानी रो नंबर 2 के साथ करते हैं। अब देखो रो नंबर 2 का जो पहला एलिमेंट है, देखो यहां पर उसको 4 को इसी 10 के साथ, दूसरे एलिमेंट को 20 के साथ, और 3 यानी तीसरे एलिमेंट को 30 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको हम सॉल्यूशन के रूप में ले लेते हैं। और जब सॉल्यूशन के रूप में ले लेते हैं तो हमारे पास 4 10 जा 40, 5 20 जा 100 एंड 6 30 जा 180, और उसको हम टोटल जब हम आंसर निकालते हैं तो हमें 320 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यानी पहले कॉलम को, रूल से याद रखिएगा, पहले कॉलम का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो R1 के साथ करेंगे, रो नंबर 1 के साथ करेंगे, एवरी एलिमेंट को यानी 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ करेंगे। फिर कॉलम नंबर 1 का जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो R2 के साथ करेंगे, R2 मल्टीप्लिकेशन बाई C1 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स होगी उसके दो एलिमेंट हमको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहली कसरत करना है कि कॉलम को दोनों रो के साथ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको इनको ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद हमें ये आपको दो एलिमेंट प्राप्त हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है, अगली कसरत क्या करनी है, अगली कसरत ये करनी है कि कॉलम नंबर 2 के साथ चलना है, कॉलम नंबर 2 के साथ चलना है। और ये कॉलम नंबर 2, अब 1 से कोई मतलब नहीं, याद रखिएगा, अब 1 कॉलम से हमको कोई मतलब नहीं है। कॉलम नंबर 2 को देखिए, कॉलम नंबर 2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है R1 के साथ। तो यानी R1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, C2 के साथ होगा, और फिर R2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, फिर R2 का मल्टीप्लाई C2 के साथ होगा। तो इस रूल्स को हमको फॉलो करना है। तो चलिए 11 का मल्टीप्लाई हमने क्या किया, 1 के साथ किया। तो अब हमने, क्योंकि C2 कॉलम के साथ है, तो यहां पर भी हमारे पास जो एलिमेंट जनरेट होंगे मल्टीप्लिकेशन के, वो कॉलम के एलिमेंट जनरेट होंगे, ना कि रो के। ये पॉइंट याद रखिएगा, ना कि रो के जनरेट होते हैं, बट कॉलम के एलिमेंट हमको जनरेट होकर के प्राप्त होते हैं। तो 11 का 1 के साथ यानी फर्स्ट कॉलम नंबर 2 का पहला एलिमेंट रो नंबर 1 के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, प्लस फिर 2 का 21 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 का 21 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और इसी प्रकार
3 का 31 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारे पास कॉलम नंबर 2 है उसका पहला एलिमेंट यानी रो नंबर 2 हमारे पास रो नंबर 2 का जो रो नंबर 1 का दूसरा जो आपका एलिमेंट है वो रेडी हो जाएगा और वो हमारे पास 11 प्लस 42 प्लस 93 है और जो फाइनल आपका 146 के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार जब रो नंबर 2 को हमने कॉलम नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया, रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई 11 से, 4 का मल्टीप्लिकेशन 11 से, 21 का मल्टीप्लिकेशन 5 से, 21 का मल्टीप्लिकेशन 5 से और 31 का मल्टीप्लिकेशन 6 से करते हैं तो हमारे पास आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और इस मल्टीप्लिकेशन को हम जब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद मल्टीप्लिकेशन वाली हमको क्या होते हैं, मैट्रिक्स जनरेट होकर के प्राप्त हो जाती है। तो रूल्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि रूल्स में पहला कॉलम का फर्स्ट रो के साथ, पहले कॉलम को सेकंड रो के साथ, फिर दूसरे कॉलम को फर्स्ट रो के साथ, दूसरे कॉलम को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लिकेशन करके एवरी एलिमेंट को हमको मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट को जनरेट करना है और उसके आधार पर एक मैट्रिक्स को निर्मित करना है और वही मैट्रिक्स हमारी फाइनल आंसर के रूप में जानी जाएगी। शायद कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सारे बच्चों को आ जाना चाहिए था। थोड़ा सा बच्चों को ये होता कंफ्यूजन लगता है लेकिन ये फार्मूले से चीजें काफी क्लियर हो जाती हैं। चलिए दूसरी बात आते हैं, ये मेरे पास है। कभी कभी देखो यहां पर आप मैट्रिक्स क्या देख सकते हो कि ये आपके पास क्या होती है, दो रो है और 2 कॉलम है, 2 into 2 की मैट्रिक्स है। यहां पर आप देख सकते हो कि 2 रो है बट 3 कॉलम है। आप देख सकते हो कि यहां पर कॉलम की संख्या ज्यादा, तो क्या इस प्रकार का भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो हम कहेंगे यस पॉसिबल है। अगर रो एंड कॉलम की संख्या अलग अलग हो तो भी मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जोड़ में आपने कहा कि सर नंबर ऑफ द रो एंड नंबर ऑफ द कॉलम शुड बी इक्वल इन द, क्या होता एवरी, उसमें मैट्रिक्स में दोनों इक्वल होने चाहिए। बट यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि रो और कॉलम की संख्या इक्वल हो ये आवश्यक नहीं है। तो यहां पर हम इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं और इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। तो यहां पर ए मैट्रिक्स है और इस ए मैट्रिक्स में 2 into 2 एलिमेंट है, वेयर एज बी मैट्रिक्स है जहां पर रो 2 है तथा कॉलम की संख्या 3 है और इसको हम मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला कि फर्स्ट आपके पास रो हो जाएगा, फर्स्ट रो आपका R1 हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम आपका क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, जो रूल से बोलता है। अब C1 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, C1 का मल्टीप्लिकेशन यानी 5 और 8 का मल्टीप्लिकेशन आपका 1 और 2 के साथ होगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो के साथ यानी पहले एलिमेंट के साथ पहले कॉलम के एलिमेंट का, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो 1 के साथ यानी आपका 1 है रो का पहला एलिमेंट, कॉलम का पहला एलिमेंट, मल्टीप्लिकेशन किए तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये रखती है। तो हम क्या करते हैं कि अब हम पढ़ते हैं प्लस, प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाता है 2 और 2 मल्टीप्लिकेशन बाई 8 हो जाता है। रो का दूसरा एलिमेंट और कॉलम का फर्स्ट कॉलम का दूसरा एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो मुझे क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट मिल जाएगा, कॉलम का पहला एलिमेंट मिलेगा। याद रखना ये एग्जाम में पूछा गया था, यूजीसी में नेट में पूछा गया था कि अगर हम 2 मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो एलिमेंट जनरेट होता है वो एलिमेंट क्या रो का फर्स्ट होगा या कॉलम का, तो वास्तव में ये कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। वैसे रो का भी फर्स्ट है बट ये जो जनरेट करता है मल्टीप्लिकेशन में जो बड़ा आपके पास, बड़ा का मतलब होता है जो इसके पास रो एंड कॉलम नंबर ज्यादा होते हैं उसके आधार पर ये मल्टीप्लिकेशन के एलिमेंट को जनरेट किए जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो एक एलिमेंट जनरेट होगा वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लिकेशन किया गया और उसके बाद हमने जब इनको जोड़ दिया तो मुझे 21 क्या मिला, फर्स्ट आपका एलिमेंट मिल गया आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यही रूल्स को
R2 के साथ अप्लाई करते हैं। ठीक है, R2 के साथ अप्लाई करते हैं। तो R2 के साथ जब हम अप्लाई करेंगे तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाता है। तो कॉलम को 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ। तो 5 को देखो यहां पे मल्टीप्लीकेशन हमने कर दिया 3 के साथ, और हमने दूसरा कलर मैं दिखाता हूं ताकि चीजें क्लियर रहें। तो 3 का मल्टीप्लीकेशन मैं क्या करूंगा, 5 के साथ करूंगा, तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट यहां का आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लीकेशन मैं 8 के साथ करूंगा, तो 4 का मल्टीप्लीकेशन 8 के साथ करने के बाद ये मुझे फर्स्ट कॉलम का जो है वो दूसरा एलिमेंट प्राप्त हो जाता है, दैट इज 47। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कॉलम नंबर 2 की तरफ। अब देखो कॉलम नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे तो कॉलम नंबर 2 की तरफ बढ़ने के बाद हमको कॉलम नंबर 1 से कोई मतलब नहीं रहेगा, कॉलम नंबर 3 से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब कॉलम नंबर 2 का मल्टीप्लिकेशन R1 यानी रो नंबर 1 के साथ होगा और रो नंबर 2 के साथ होगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, क्योंकि अब हमको क्या कहते हैं, C1 का हमारा रोल खत्म, कॉलम नंबर 1 का रोल खत्म, अब कॉलम नंबर 2 का रोल स्टार्ट होता। तो 6 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, 6 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, और आपका 3 का मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ हम कर देते हैं। सॉरी, उल्टा हो गया, ये आपका आपका 2 का मल्टीप्लिकेशन 9 के साथ। तो ये आपके पास दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार हमें 24 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आप कॉलम नंबर को R2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, 6 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, और 9 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ करते हैं और आपस में जोड़ देते हैं, तो मुझे अगला एलिमेंट प्राप्त हो जाता है, दैट इज 54 कहलाता है। इसी प्रकार अब हम कॉलम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, और जब कॉलम नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं तो अब हमारे पास क्या हो जाता है, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 का रोल समाप्त हो जाता है। ठीक है, कॉलम नंबर 3 का रोल स्टार्ट होता है, तो कॉलम नंबर 3 को रो नंबर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होता है, तो 1 इंटू 7 हो जाता है, और 10 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ हम करते हैं, तो 2 प्लस 2 इंटू 10 हो जाता है, दोनों को आपस में जोड़ देते। इसी प्रकार 7 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ और 10 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ कर देते हैं, तो हमें लास्ट कॉलम के लास्ट एलिमेंट भी प्राप्त हो जाते हैं, दैट इज 27 एंड 61, एंड दिस विल बी आंसर। यही आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यानी हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि कॉलम नंबर 1 का मल्टीप्लिकेशन रो नंबर 1 से होता है, कॉलम नंबर 1 का मल्टीप्लिकेशन रो नंबर 2 से होता है। इसी प्रकार कॉलम नंबर 2 का मल्टीप्लिकेशन रो नंबर 1 से होता है, कॉलम नंबर 2 का मल्टीप्लिकेशन रो नंबर 2 से होता है, और इसी प्रकार कॉलम नंबर 3 का मल्टीप्लिकेशन रो नंबर 1 से होता है, कॉलम नंबर 3 का मल्टीप्लिकेशन रो नंबर 3 से हो जाता है, और इस प्रकार से हमको मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स का आंसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, ये एक ब्रीफिंग कर देते हैं। अभी हमने आपको 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के साथ काम कराया। देखो कितना है, यहां पर आपका कॉलम नंबर 1 है, दैट इज C1, कॉलम नंबर 2 है, दैट इज C2, यहां पर रो नंबर 1 है और यहां पर रो नंबर 2 है। मैंने क्या कहा कि कॉलम 1 का R1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, यानी कॉलम 1 का R1 के साथ मल्टीप्लिकेशन, कॉलम 1 का R2 के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये रूल्स है। यदि एक कॉलम का दोनों रो के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5 का 1 के साथ, 5 का 1 के साथ, और आपके पास 0 का 2 के साथ, तो 0 का 2 के साथ, तो ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 1 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको आंसर 5, यानी जो फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास बनती है वो 5 प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार जब हम कॉलम नंबर 1 का रो नंबर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 का 3 के साथ, 5 का 3 के साथ और 0 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें कॉलम नंबर
जो 1 है उसका दूसरा एलिमेंट प्राप्त हो जाता है, दैट इज 15, वो 15 के बराबर है। इसी प्रकार हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपके पास कॉलम नंबर 2 का, जब हम रो नंबर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम नंबर 2 का रो नंबर 2 से रो नंबर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 का 1 के साथ, तो 6 का 1 के साथ, और 7 का 2 के साथ, तो 7 का 2 के साथ। इसी प्रकार हमारे पास क्या हो जाता है कि अगले रो से हम मल्टीप्लाई 6 का आपके पास 3 से और 7 का 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम इस प्रकार से हमें एक मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। तो शायद सबको कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा। ये कंफ्यूजन बहुत जनरेट करता है, इसलिए मैंने कहा कि आपके साथ एक इसको डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गई तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा में आया तो बड़ी प्रॉब्लम आपको होती रहेगी। आगे बढ़ते हैं 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स के साथ। देखो यहां पर दो मैट्रिक्स है, मान के चल लो कैपिटल ए मैट्रिक्स है, कैपिटल बी मैट्रिक्स है। यहां पर भी वही रूल्स लागू होगा। कौन सा रूल्स? ये आपका रो नंबर 1 है, ये आपका रो नंबर 2 है, और ये आपका रो नंबर 3 है। आप देख सकते हो यहां पर कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, और ये कॉलम नंबर 3 है। जब इस तरह के हम एलिमेंट को जनरेट करते हैं तो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, और इससे हमें सी एलिमेंट का एलिमेंट हमको प्राप्त होता है। यानी R1 को C1 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या प्राप्त होता है? C1 प्राप्त होता है। इसी प्रकार C1 को R2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? ये आपके पास C4 की वैल्यू प्राप्त होगी। किससे? R2 को जब मल्टीप्लाई मैं करूंगा, R2 को मल्टीप्लाई करूंगा रो नंबर 2 से, मैं कॉलम नंबर 1 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कौन सा एलिमेंट प्राप्त होगा? मुझे C4 एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। जब मैं C1 को R3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी R3 से C1 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे कौन सा एलिमेंट प्राप्त होगा? C7 एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, C7 एलिमेंट मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार कॉलम नंबर 1 के एवरी एलिमेंट मुझे C1 के हेल्प से प्राप्त होंगे। यानी C1 का अगर R1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो C1 आपका, C1 को हमने R2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो C4, C1 को अगर हमने कॉलम नंबर 1 को R3 को रो नंबर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो C7 मुझे एलिमेंट प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार C2 को अगर मैं R1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो C2 प्राप्त हो जाएगा, यह एलिमेंट मुझे प्राप्त होगा। इसी प्रकार C2 को R2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? C5 प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार C2 को हम R3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो C8 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार कॉलम नंबर 2 के सारे एलिमेंट हम मल्टीप्लिकेशन के बाद ज्ञात कर लेंगे। अब हमारे पास बचा लास्ट, तो C3 बचा। कॉलम नंबर 3 को R1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कॉलम नंबर R1 को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम नंबर 3 से, तो आपको C3 मिलेगा, यानी ये एलिमेंट मिल जाएगा। फिर हम R2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, R2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं C3 को, तो हमको क्या मिलेगा? C6 प्राप्त हो जाएगा। और हम अगर C3 को R3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी R3 को C3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो C9 प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ये है इसका रूल्स, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर आती है। आप ये याद रखिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको कभी सॉल्व करने को मिलेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में 3 इंटू 3 की ही मैट्रिक्स अधिकतर आपको मिलेगी, और उसका आंसर आपको एग्जाम में लिखना होगा, और बच्चे हड़बड़ी में गड़बड़ा देते हैं।
तो अगर आपने इस फार्मूले को बहुत गौर से देख लिया होगा, इसीलिए देखिए इसमें कलरफुल किया गया, कलरफुल ग्रीन पहले रो पहली कॉलम, तो ब्लू कलर का फर्स्ट एलिमेंट जनरेट होकर के आ जाता है। ठीक है, तो ये माइंड से करना कि इधर ग्रीन अगर नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, यहां रो बढ़ेगा, कॉलम को आप फिक्स रखिए तो हमको नीचे वाला एलिमेंट C4 मिलेगा। ये ग्रीन और नीचे आ जाएगा तो हमको C7 मिल जाएगा, लेकिन C1 वाला आपको एलिमेंट ग्रीन कलर को नहीं शिफ्ट करना है कहीं पर। ग्रीन इधर शिफ्ट होगा तो हम इस कॉलम पे आ जाएंगे, अगर ग्रीन इधर शिफ्ट होगा और तो हम थर्ड कॉलम पे आ जाएंगे। तो शायद सबको अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरिटी आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसमें फार्मूले को हम टेस्ट कर लेते हैं क्या हमने सीखा। तो यहां पर मेरे पास R1 दैट इज A B C है, R2 दैट इज D E F है, दैट इज R3 दैट इज G H I है, कॉलम नंबर 1 J M P है, कॉलम नंबर 2 K N Q है, कॉलम नंबर 3 I O R है। अब हमारा रूल्स क्या कहता है कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से होना चाहिए, तभी हमको फर्स्ट एलिमेंट प्राप्त होगा। किसका? कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट प्राप्त होगा ना। तो अब हमारे पास कॉलम 1 को हमने R1 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया C1 का, तो J का मल्टीप्लिकेशन होगा फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ, तो A के साथ, तो AJ, ये देखो पहला AJ, फिर M का B के साथ तो BM, और फिर P का C के साथ तो CP, और इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, सारा प्लस का सिंबल यूज होगा, कहीं पर माइनस का सिंबल नहीं यूज होगा, सारे एलिमेंट को आपस में हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब अलग बात है कि ये कोई इसमें से एलिमेंट माइनस में हो तो माइनस आ जाए, बट हमको ब्रैकेट लगा करके प्लस ही लिखना होगा उसके पहले। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये तो सिंपल दिया, लेकिन वहां पे ए प्लस में रहेगा, ई माइनस में मान लो आ गया, और यहां पर प्लस है तो ऑटोमेटिक यहां पे माइनस से इंडिकेट होगा, तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे हम। तो ये हमारे पास C1 एलिमेंट प्राप्त हो गया। अब हमारे पास हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, तो हमने क्या कहा कि कॉलम फिक्स रहेगा, कॉलम 3 स्टेज तक फिक्स रहता है जब तक तीनों रो के साथ उसकी मुलाकात ना हो जाए। अब इस कॉलम को किससे मुलाकात कराते हैं? अब इस कॉलम को हम मुलाकात कराते हैं R2 के साथ। तो R2 के साथ मुलाकात कराएंगे तो ये हमारे पास दूसरा कॉलम का एलिमेंट जनरेट होगा, दूसरा एलिमेंट हमको जनरेट मिलेगा, और दूसरा एलिमेंट जब जनरेट होगा तो हम क्या होगा कि J का D के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो J का D के साथ मल्टीप्लिकेशन, M का E के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो M का E के साथ मल्टीप्लिकेशन, और P का F के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो P का F के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमको दूसरा एलिमेंट जनरेट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और रो नंबर हम 3 पर आ जाते हैं। तो रो नंबर 3 पर आएंगे तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा उसके फर्स्ट कॉलम का तीसरा एलिमेंट जनरेट होगा, तीसरा एलिमेंट हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो तीसरा एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमको करना क्या होगा? हमको करना होगा कि हम तीसरे से, तो J का G के साथ मल्टीप्लिकेशन, M का H के साथ मल्टीप्लिकेशन, और P का I के साथ मल्टीप्लिकेशन। लो, फर्स्ट कॉलम आपका रेडी। यानी आपकी रो चेंज होती जाएगी, कॉलम आपका फिक्स रहेगा। तो आप मल्टीप्लिकेशन में 3 into 3 मैट्रिक्स के अंतर्गत पहले कॉलम के 3 एलिमेंट को जनरेट कर सकोगे। ठीक है, तो चलो ये आपकी होम कंप्लीट। अब हम आते हैं रो नंबर कॉलम नंबर 2 पर आते हैं। कॉलम नंबर 2 पर आने का मतलब कि अब हमको मैट्रिक्स का कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट जनरेट होने जा रहे हैं। ये सिंबल है कि अगर हमने कॉलम शिफ्ट किया तो अब हम दूसरे कॉलम के हम एलिमेंट को जनरेट करने जा रहे हैं। अगर हम इसको फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए K का A के साथ, K का A के साथ, N का B के साथ, N का B के साथ, और Q का C के साथ, Q का C के साथ, तो ये एलिमेंट जनरेट हो गया।
इसी प्रकार अगर हम अगले रो के साथ काम करते हैं तो k का d के साथ, तो k का d के साथ, आपका n का e के साथ, n का e के साथ, और f का q के साथ, तो f का q के साथ होगा, तो अगला एलिमेंट जनरेट हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और रो नंबर 3 से कॉलम नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लास्ट एलिमेंट जनरेट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, g का k के साथ मल्टीप्लाई, g का k के साथ मल्टीप्लाई, h का n के साथ मल्टीप्लाई, h का n के साथ मल्टीप्लाई, और q का i के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉलम नंबर 2 के एवरी एलिमेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कॉलम शिफ्ट करते हैं, लास्ट कॉलम पे आते हैं। तो मैट्रिक्स का हमको लास्ट कॉलम के सारे वेरिएबल्स या कंपोनेंट हम जान सकेंगे, तो उसके लिए कॉलम नंबर 3 के एवरी एलिमेंट को तो फर्स्ट रो से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई में आपका a का l से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो al हो गया, फिर b का o के साथ मल्टीप्लाई होगा तो bo हो गया, और r का c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cr हो गया। तो ये पहला एलिमेंट कॉलम नंबर 3 का प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगली रो के साथ बढ़ते हैं, तो अगली रो के साथ जब बढ़ते हैं तो d का l के साथ मल्टीप्लिकेशन, आपका e का o के साथ मल्टीप्लिकेशन, और आपका f का r के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हमें अगला एलिमेंट प्राप्त हो जाता है। और लास्ट है, कॉलम को लास्ट रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको लास्ट एलिमेंट जनरेट हो जाता है। तो ये आपके दिमाग में अगर एक बार बैठ गया तो समझ जाइए मैट्रिक्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन में आपको कभी कोई पराजित नहीं कर पाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स है। इसमें देखिए 3 रो हैं, दैट इज R1, दैट इज R2, R3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। रो नंबर, ये कॉलम नंबर 1 को आप पहले मार्क कर लीजिए। ये कॉलम नंबर 1 जो है वो रो नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये आप देख सकते हो। फिर 7 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये आप देख सकते हो, और 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार कॉलम नंबर 1 का पहला, इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ लिए तो हमें 24 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली प्रक्रिया है। अब हम दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या करते हैं, दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत हम पहले रो को अब हटा करके कॉलम तो वही रखते हैं, रो दूसरी रो पर आ जाते हैं। ठीक है, जब दूसरी रो पर आ जाएंगे तो जो रो दूसरी रो का पहला एलिमेंट है 4 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 5 का 7 के साथ मल्टीप्लाई, और आपका 6 का 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं तो हमको दूसरा एलिमेंट जनरेट हो जाता है। अब हम तीसरे पर आते हैं, और तीसरे पर हम देखते हैं कि तीसरा रो का अगर हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला एलिमेंट आपका 1 का 7 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपका 7 इंटू 1 हो जाता है, प्लस 8 का 7 के साथ मल्टीप्लाई, तो 8 इंटू 7 हो जाता है, और 9 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 3 हो जाता है। तो फर्स्ट कॉलम का लास्ट एलिमेंट भी हमको जनरेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कॉलम नंबर 1 के सारे एलिमेंट हमको आसानी से ज्ञात हो जाते हैं, और इस प्रकार से आ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कॉलम नंबर 2 को R1 के साथ, R2 के साथ, R3 के साथ क्रमशः मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉलम नंबर 2 के सारे एलिमेंट हमारे पास मिल जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड। अब आप देख सकते होगे कि यहाँ पर रो नंबर 1 का 1, 4 और 7 है। ठीक है, 5 5 4 है क्योंकि कॉलम का है। ठीक है, कॉलम नंबर 2 का है। तो इस तरह करके आप देख सकते हो। इसी प्रकार कॉलम नंबर जो 3 है वो कॉलम नंबर 3 का R3 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सारे एलिमेंट जनरेट हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है। और ये 3 इंटू 3, अधिकतम 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 भी होता है, ऐसा नहीं है, बट 4 इंटू 4 बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। जब उसको सॉल्व करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए एग्जामिनेशन में अधिकतर मैंने देखा, मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मैंने लगभग 60 या 70% देखा कि जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स आएगी वो 3 इंटू 3 की आती है और ये लॉन्ग में आती है। आपके पास 30% जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स आती है। अगर तो वो आएगी वो शॉर्ट में आएगी और वो कम नंबर में आती है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो अब हम कुछ क्वेश्चन आपके साथ दे रहे हैं, उन क्वेश्चंस को नोट कर लो। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और ग्रुप में शेयर भी करने हैं। तो चलिए नोट करते हैं। पहला, दैट इज फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है ए 2 3 4 5 6 बी 7 9 11 8 10 12। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, सॉरी आपका 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है। और देखिए दोनों का नेचर अलग अलग है, बट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इसको 2 इंटू 3 की ये मैट्रिक्स है और ये क्या है 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। देखो दोनों सिमिलर नहीं है, बट आप क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम ये है, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो के साथ, फर्स्ट कॉलम का सेकेंड रो के साथ, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आप आसानी से, लेकिन मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूंगा, नहीं तो आप परेशान हो जाते हो। तो चलो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो चीज़ें आपको लिए काफ़ी इजी हो जाएंगी। वैसे आप कर सकते हो, मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें। कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी जो है मैट्रिक्स ना, ए मैट्रिक्स के आधार पर रेडी होगी। और इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आंसर मैं लिख देता हूँ तो आपको आ जाएगा, थोड़ा आप अनुमान लगा ले जाओगे। आंसर है 58, आपका 13964 एंड 154। सॉल्व करने का प्रयास करना, ये आपका आंसर है। इस मैट्रिक्स का ऊपर वाले को थोड़ा सा केयरफुली करना, देखना कि जरूर आंसर आ जाएगा। थोड़ा यहाँ पे रूल्स को ये तोड़ रहा है, लेकिन फिर भी आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार प्रयास करना, नहीं होगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो। नेक्स्ट हम पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट यही क्वेश्चन लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लो, दैट इज ए मैट्रिक्स है, 2 3 4। बी मैट्रिक्स है, -1 2 2 -1। ये दो मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, n टू बी करना है और आपको ये आंसर निकालना है। और इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आंसर आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि आपको मैच करने में आसानी रहेगी। 3052। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके हो गए। एक क्वेश्चन और हम देंगे।
अगला क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1 4 3 2 1 8 2 1 8 1 1 2। बी मैट्रिक्स गिवन है 2 1 2 0 4 8 6 1 4। इसको आपको आंसर निकालना है, यानी ए इंटू बी मैट्रिक्स फोर्टीन 7 18, ये इसका आंसर आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन हमने आपको दिया है, ये तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और ग्रुप में शेयर भी करना है। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, और इससे मैं आपको अब अगला लेक्चर लूँगा विशेषताएं, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, और मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का ये यूनिट समाप्त हो जाएगा। यानी कल भर का और लेक्चर होगा, और कल लेक्चर के बाद ये आपकी एक पूरी यूनिट ये वाली भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, आप बताइए जिसको जहाँ पे